स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 47 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। ओजोन डिप्लीशन ये एक प्रॉब्लम है जिससे भी जो बीच में काफ़ी ज़्यादा हुई थी और उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हम इस पार्ट पे कवर करेंगे। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक जो है 11th क्लास की अबाउट द बैड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, यानी कि ओजोन फॉर्मेशन हो जाता है लोअर एटमॉस्फेयर में जो प्लांट्स और एनिमल को हार्म करता है। नाउ देयर इज़ गुड ओजोन ऑल्सो, एक तो बैड ओजोन हो गया बट एक गुड ओजोन भी है। दिस ओजोन इज़ फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो ओजोन है ये एटमॉस्फेयर के ऊपर के पार्ट में मिलती है, जैसे कि एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर में बटा हुआ है, ट्रोपोस्फेयर हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो ये जो है गुड ओजोन ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है और ये एक शील्ड की तरह वर्क करता है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ यूवी रेज क्या होती है? सन में से बहुत टाइप की रेज आती है। जो ये यूवी रेज होती हैं ना, दे आर हाईली इंजीरियस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंस डीएनए एंड प्रोटीन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब यूवी रेज एंड इट्स हाई एनर्जी ब्रेक द केमिकल बॉन्ड विद इन दीज मॉलिक्यूल। अब यूवी रेज की बात करें तो ये काफ़ी हार्मफुल है, लेकिन हार्मफुल क्यों है, इंजीरियस क्यों है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है और जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी जो हाई एनर्जी होती है ना वो ये जो इन मॉलिक्यूल्स में डीएनए और प्रोटीन्स के इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है। ठीक है, अब जब ये होता है तो आगे क्या होगा? जैसे ही डीएनए और प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं तो इसकी हाई एनर्जी की वजह से क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स टूट जाते हैं। मोस्टली अगर हम देखें तो इससे म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए में चेंजेस आने को, अल्टरनेशन आने को हम बोलते हैं म्यूटेशन। जो थिकनेस होती है ओजोन की इन द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट। देख लेते हैं थिकनेस ओजोन लेयर की, जो हम एयर की जो बोलते हैं, कहाँ से, ग्राउंड से लेकर टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। नाउ ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये ओजोन गैस बनती कैसे है? जैसे जैसे क्या होता है, यूवी रेज का एक्शन होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे, ठीक है, एंड ऑल्सो डिग्रेडेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जो भी ऑक्सीजन वहाँ पे होती है उस पर इस यूवी रेज का एक्शन होता है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, कितना प्रोड्यूस हो रहा है और कितना डिग्रेड हो रहा है ओजोन एट स्ट्रेटोस्फेयर में। ऑफ लेट, अब आज काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है, जो बैलेंस है वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है। क्यों? क्योंकि ओजोन का डिग्रेडेशन हो रहा है बाय CFC। एंड व्हाट इज CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके फ्रिज वगैरह से, रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। नाउ CFC फाइंड वाइड यूज़ एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ होते हैं। CFC डिस्चार्ज होती है एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में और उसके बाद वो ऊपर मूव कर जाती है। इन स्ट्रेटोस्फेयर यूवी रेज एक्ट ऑन दैम रिलीजिंग Cl एटम्स। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, यूवी रेज उन पे एक्ट करती है, काम करती हैं और क्या करती हैं, Cl एटम रिलीज हो जाते हैं। Cl डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब ये Cl क्या करती है, ओजोन को डिग्रेड कर देती है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज कर देती है। विद दीज एटम एक्टिंग मेयरली एज कैटलिस्ट, Cl एटम आर नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये Cl एटम्स क्या कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट की तरह भी वर्क कर रहे हैं और दूसरी चीज़ ये रिएक्शन में कहीं यूज़ नहीं हो रहे। सो जब भी CFC ऐड होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, वॉट एवर CFC आर एडेड टू द स्ट्रेटोस्फेयर, उनका कंटिन्यूस एंड परमानेंट अफेक्ट होता है ओजोन पे। क्या होता है? कंटिन्यूस अफेक्ट होता है ओजोन पे। और एक और चीज़ सोचने वाली ये है कि Cl यूज़ भी नहीं हो रही है तो वो कंटिन्यू हमेशा ही रहेगा। ऑल्दो ओजोन डिप्लीशन इज़ अकरिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जो ये ओजोन कम हो रही है, डिप्लीट हो रही है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया में हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डिप्लीशन मार्क हुआ है वो एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर देखा गया है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर। इसकी वजह से क्या हो गया है, बहुत ही पतला, जो लेयर पहले मोटी हुआ करती थी वो थिन हो गई है, पतली लेयर देखने को मिली है और इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर होल।
तो आपको समझ में आया किस तरह से CFC है वो वर्क करता है। Cl रिलीज़ होती है, Cl एटम्स ओजोन पे क्या कहते हैं उसको डिग्रेड कर देते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ कि क्लोरोफ्लोरो और कार्बन्स का क्या रोल है, और ये ओजोन होल किसको बोला गया है, जो बिल्कुल थिन ओजोन लेयर, ऐसा नहीं कि होल हो गया है, बट जो जिस एरिया से जो लेयर है वो पतली हो गई है, थिन हो गई है, उसको बोला गया है थिन ओजोन लेयर या फिर ओजोन होल। Now UV radiation of wavelength shorter than UVB are almost completely absorbed by Earth atmosphere given that the ozone layer is intact। देखो ये जो UV रेडिएशन होती है वेवलेंथ शॉर्टर देन UVB, ठीक है, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की आपकी क्या होती है UV रेडिएशन होती है। UVB की बात हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है कम्प्लीटली बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। बट कैसे एब्जॉर्ब होगी, अगर ओजोन लेयर इंटैक्ट होगी, मतलब जैसी है वैसी रहे। बट एक चीज़ और है कि ये जो UVB है वो DNA को डैमेज करती है, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है। इट कॉजेज एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज टू द स्किन सेल एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर। अगर उसकी बात करें तो उसकी वजह से कई तरह के स्किन कैंसर, स्किन सेल्स डैमेज होते हैं और स्किन भी क्या होती है, एजिंग होती है। इन ह्यूमन आई कॉर्निया एब्जॉर्ब UVB रेडिएशन। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो कॉर्निया क्या करता है, UVB रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर ज़्यादा डोज UVB की एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी वजह से कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन, थोड़ा बर्निंग टाइप ऑफ सेंसेशन स्टार्ट होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट एट्सेट्रा। सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, और ये भी हो सकता है कि जो आइज़ के अंदर कॉर्निया है वो परमानेंटली डैमेज हो जाए। अब एक चीज़ है, ये सब बताया गया UVB के बारे में, लेकिन इसको ओजोन अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। बट अगर ओजोन नहीं रहेगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब अभी हमने पढ़ी ना। और लास्ट में एक पैराग्राफ और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द डिट्रियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ये समझ के कि भाई क्या प्रॉब्लम ओजोन कर सकता है, ओजोन के डिप्लीशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, वो मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है, वो 1987 में 7 साइन हुआ था, ताकि जो भी चीज़ें ओजोन को पतला करती हैं, थिन करती हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था, इफेक्टिव 1989 में था, बट उसका मेन गोल यही था कि जिस भी चीज़ से ओजोन लेयर पे फ़र्क पड़ता है, वो पतली होती है, उनको कंट्रोल किया जाए। सब्सिक्वेंटली कई सारे एफर्ट और डाले गए थे ताकि क्या हो, रोड मैप सेपरेटली फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ CFC। यहाँ पे क्या बोला है, मतलब एक तरह से रास्ता दिखाने के लिए कि किस तरह से जो डेवलप्ड कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्री हैं, दोनों कंट्रीज़ में CFC के एमिशन को कम किया जा सकता है, और दूसरे ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। जो भी चीज़ उस ओजोन को नेगेटिव इम्पैक्ट, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सबको बहुत ही अच्छे से इसमें बातचीत हुई थी, और उसको क्या किया था, फॉलो भी किया था। रिसेंटली कुछ न्यूज़ भी आई थी कि बहुत बेटर हो गया है ओजोन पहले से, बट हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सब चीज़ें हम पे ही डिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वो लोग हैं जो इन चीज़ों को कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम CFC, हमारे घर से से जो AC हम यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो भी हार्मफुल गैसेस हैं वो जा रही हैं और वो इन चीज़ों को पतला कर रही हैं। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। नाउ ये था हमारा ओजोन डिप्लीशन एंड स्ट्रेटोस्फेयर से रिलेटेड टॉपिक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर के जितने भी पार्ट्स हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, जहाँ पे आपको सारे इकोलॉजी के टॉपिक्स मिल जाएंगे जो भी आज तक कवर हुए हैं। उसके अलावा आपको NCERT से अलग भी पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही वास्ट में अच्छे से पढ़ाऊँगी मैं। अगर आप कुछ भी स्पेशली कोई इकोलॉजी का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको बायोलॉजी की और वीडियोस देखनी है तो नीचे बायोलॉजी के सेक्शन में आप जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आप देखिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।